हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक का मैंने आप लोगों को दो पार्ट दे दिया था, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें कि आप लोगों को हमने ये निकालना सिखाया था कि हाइब्रिडाइजेशन किसका क्या होता है, किसका नेगेटिव चार्ज का लोन पेयर किस ऑर्बिटल में होता है, और जो पायरिडीन है, पायरोल है, फ्यूरान है, थायोफिन है, उसका लोन पेयर किस ऑर्बिटल में होता है। अगर ये आप नहीं पढ़े हो तो आप हाइब्रिडेशन का पार्ट 2 वाला जो हमारा वीडियो दिया हुआ है उसमें आप लोग जरूर पढ़िएगा। नीट एग्जाम के लिए, जेईई मेन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आपके सामने जो मैं लेकर के आया हूं इस वीडियो में वो है एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडेशन। खास करके एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडेशन में आप लोग जानते हो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कोप्लेनरिटी, यही सब पूछा जाता है। हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडेशन में जो देखेंगे वो देखेंगे इसके केस में बॉन्ड लेंथ। ध्यान दीजिएगा, बॉन्ड लेंथ। और बच्चों इसको बताने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि sp3, sp2 और sp में परसेंटेज ऑफ s कितना होता है और परसेंटेज ऑफ p कितना होता है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले बॉन्ड लेंथ निकालने से पहले आप लोग क्या करेंगे, एक तरफ लिख दीजिएगा हाइब्रिडेशन, दूसरी तरफ लिख दीजिएगा परसेंटेज ऑफ s और एक तरफ लिख दीजिएगा परसेंटेज ऑफ p। सुनिएगा ध्यान से, अगर किसी कंपाउंड का हाइब्रिडेशन, किसी कार्बन का हाइब्रिडेशन अगर sp3 है, मतलब टोटल यहां पे इसको मान लीजिए 100, टोटल मान लीजिए 100, इसमें 1s है, 3p है, मतलब 4 ऑर्बिटल है। तो 100 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 100 को 4 से डिवाइड करिएगा तो s कितना है 1। आप कहोगे कि परसेंटेज ऑफ s कितना होगा 25%, और p कितना है बच्चों 3, यानी कि px प्लस py प्लस pz। तो px प्लस py प्लस pz मिलाकर के हो जाएगा यहाँ पे टोटल परसेंटेज ऑफ p जो हो जाएगा वो 75% हो जाएगा। आप इसके केस में कह सकते हो 25% px, 25% py एंड 25% pz हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे किसी कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 होता है तो आप कहोगे यहाँ पे 33% जो होता है इसके केस में वो होता है 33.33% जो होता है इसके केस में वो आप कह सकते हो इसमें होता है परसेंटेज ऑफ s। लेकिन यहां पे अब इसके केस में जो रिमेनिंग बच गया वो 67% आप लोग कह सकते हो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ p होता है। वैसे एग्जैक्ट अगर बातें करेंगे तो 33.33% आता है और ये आता है 66.66% आता है, क्योंकि 3 से डिवाइड करोगे ना, यहाँ sp2 को पूरा को आप 100 मान लीजिए तो 2p है 1s है। अब इसी तरीके से अगर आपको sp है तो sp में 1s है 1p है, तो मात्र 2 से डिवाइड करोगे टोटल को 100 मान करके, तो यहाँ पे 50% आपको s हो जाएगा और 50% इसके केस में p हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि परसेंटेज ऑफ s और परसेंटेज ऑफ p किस ऑर्बिटल के लिए कितना होता है, इसको आपने देखने का कोशिश किया है। बच्चों अगर आपको बॉन्ड लेंथ कहीं पे पूछेगा तो जानते हो क्या कहोगे, अगर आपको यहां से बॉन्ड लेंथ पूछेगा तो आप कहोगे इसके केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है परसेंटेज ऑफ p कैरेक्टर। ठीक है, हाइब्रिडेशन अगर वेरिएबल है तो, अगर हाइब्रिडेशन वेरिएबल है तो परसेंटेज ऑफ p कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है बॉन्ड लेंथ। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे दिए हुए हैं बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, एक दिया हुआ है यहाँ पे इथेन, बिल्कुल, और सेकेंड जो यहाँ पे दिया हुआ है वो दिया हुआ है यहाँ पे इथीन, और नेक्स्ट जो यहाँ पे दिया हुआ है वो दिया हुआ है अब इथाइन। और इसके बीच में आपसे पूछा जाता है कि कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर यहाँ पे क्या हो सकता है, क्या बता सकते हो कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड लेंथ। बच्चों आपको मालूम होनी चाहिए यहाँ पे दोनों कार्बन sp3 है, जी हाँ यहाँ sp3 है, यहाँ दोनों कार्बन sp2 है और यहाँ पे दोनों कार्बन sp है। क्या आपको आंसर आ रहा है? अगर आपको आंसर ये आ रहा है खुद से तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए। यहाँ पे sp3 है दोनों, यहाँ sp2 है, यहाँ sp है, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगा फर्स्ट का, फिर सेकेंड का, फिर हो जाएगा थर्ड का। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ जो होता है वो सिंगल बॉन्ड का ज्यादा होता है, फिर डबल बॉन्ड का होता है, और सबसे शॉर्टेस्ट जो होता है ना वो ट्रिपल बॉन्ड का होता है। ध्यान से देखने की कोशिश करोगे, यहाँ पे sp3 मतलब 75% p इसका, 75% p इसका, उसके बाद इस दोनों का हाइब्रिडेशन sp2 होता है, मतलब 67% प्लस 67%, और यहाँ पे होता है दोनों कार्बन sp, मतलब 50% प्लस 50%। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ p इसका हुआ और सबसे कम परसेंटेज ऑफ p इसका हुआ। इस तरीके से यहाँ पे हम लोग बॉन्ड लेंथ वाला क्वेश्चन बना सकते हैं। और भी मैं आपको देने का कोशिश करता हूं, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि
मान लीजिए सेकेंड क्वेश्चन मैं आपके सामने एक लेकर के आता हूं, वो इस तरीके से दिया हुआ है CH3 CH2 एंड CH2 के साथ CH3 है। ओके सर। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH के साथ डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया सेकेंड। उसके बाद बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 के साथ एक CH3, ये हो गया थर्ड। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH एंड C ट्रिपल बॉन्ड CH। आपसे पूछा इतना सिर्फ जा रहा है कि कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के बीच का बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा। आप तुरंत आंसर करिए, वीडियो को देखिए, तुरंत बताइए क्या होगा इसके केस में। बच्चों सबसे पहले मेरे को निकालना पड़ेगा कि यहाँ C2 C3 कौन है। आप कहोगे इसमें ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4। इसमें आप किसी भी डायरेक्शन से नंबरिंग कर सकते हो, दोनों डायरेक्शन आइडेंटिकल है, जो इधर है वही उधर है, दोनों डायरेक्शन से नंबरिंग हो सकता है। यहां देखिए इसमें जब भी नंबरिंग होगा तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की तरफ से होगा, एल्कीन को हम लोग पहले प्रायोरिटी देंगे, इसमें भी हम लोग एल्कीन को प्रायोरिटी देंगे। तो 1 2 3 4, तो मेरे को पता चल गया सबसे पहले C2 C3 कौन है। अब C2 C3 का निकाल लीजिए आप हाइब्रिडेशन, यहां पे sp3, ये भी sp3, इसमें देखेंगे तो दोनों का दोनों क्या हो गया, दोनों का दोनों sp2। लेकिन यहां पे अगर आप देखें तो C2 तो sp2 है, लेकिन C3 कैसा है, sp3। यहां पे देखेंगे तो C2 कैसा है, sp2, और C3 कैसा है, sp। अब आपको पता है कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज ऑफ पी करेक्टर का। तो यहां पे दोनों sp3 है, तो दोनों sp3 है ना बच्चों, तो यहां पे 75% प्लस 75%, यहां पे 67% प्लस 67%, और यहां पे 67% प्लस 75%, और यहां पे 67% प्लस 50%। तो जितने भी आपको कार्बन का पूछ रहा है बॉन्ड लेंथ, उस दोनों का हाइब्रिडेशन निकाल करके परसेंटेज ऑफ पी को ऐड करिए, जिसका परसेंटेज ऑफ पी ज्यादा होता है उसी का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगा फर्स्ट का, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे थर्ड का, उसके बाद हो जाएगा सेकंड का, और सबसे कम बॉन्ड लेंथ यहाँ पे होगा फोर्थ का। क्या बात करते हो, यही होगा ना। देखो इसको बहुत आसानी से बना सकते हो आप। तो परसेंटेज ऑफ पी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ। तो पहले आप परसेंटेज ऑफ पी निकालिए, परसेंटेज ऑफ एस निकालिए, और जिस जिस कार्बन के बीच का बॉन्ड लेंथ आपसे पूछा जाता है वहां पे उसका परसेंटेज ऑफ पी निकाल करके उसको कंबाइन कर दीजिए। जिसका परसेंटेज ऑफ पी ज्यादा होगा उसी का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। बिल्कुल उसी प्रकार से निकाल सकते हैं। यहां पे देखिए तीसरा एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको भी आप लोग देखने का कोशिश करेंगे। ये दिया हुआ है CH3CH3, नेक्स्ट एक दिया हुआ है CH3CHO, थर्ड में यहां पे दिया हुआ है CH3 और CH3 के साथ C ट्रिपल बॉन्ड N। बच्चों ये तीन आपके सामने दिया हुआ है। आपसे पूछे जा रहे हैं सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल है, इस दोनों कार्बन का हाइब्रिडेशन यहाँ पे sp3 है, यहाँ पे इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 है, और इसका क्या है sp2 है। अरे बाबा यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH है ना, तो मैंने सिखाया हुआ है कि डबल बॉन्ड के बाद sp2 होता है। आप लोग क्यों घबरा जाते हो तुरंत में। यहाँ पे आपको बताए हुए हैं इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 और ये क्या है sp है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो ट्रिपल बॉन्ड के बाद sp होता है, सिंगल बॉन्ड के बाद sp3 होता है, डबल बॉन्ड के बाद इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 होता है, सिंगल बॉन्ड के बाद sp3 होता है, यहाँ दोनों सिंगल बॉन्ड है तो sp3 होता है। और आपको पता है सबसे लॉन्गर होता है सिंगल बॉन्ड, उसके बाद होता है डबल बॉन्ड, और सबसे शॉर्टेस्ट होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो आप कहोगे सबसे लॉन्गेस्ट होगा जो 75% पी इसका, 75% पी इसका, आप ऐड कर लीजिए, सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ पी इसी का होगा। आंसर होगा 1, उसके बाद होगा 2, और सबसे कम परसेंटेज ऑफ पी आने वाला है थर्ड में, क्योंकि 75% प्लस 50%, यहां पे 75% प्लस 67%। इस तरीके से आप इसका यहां पे बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हो। उसके बाद जब हमने बॉन्ड लेंथ निकाल लिया, तो दूसरा प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा। ठीक है, अब यहां से हम लोग सेकंड प्रॉपर्टीज की तरफ आते हैं, और वो जो होता है, चाहे आपको पूछेगा इसके केस में बॉन्ड स्ट्रेंथ, और इसी में आपको पूछ सकता है बॉन्ड एनर्जी, दोनों एक ही साथ में ले लेता हूं। ठीक है, ओके सर। आप इसके केस में ध्यान रखिएगा कि बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज ऑफ
एस करेक्टर का। और मैंने आपको कहा ना परसेंटेज ऑफ एस सबसे ज्यादा होता है sp में 50% होता है, और उसके बाद होता है sp2 में 33.33% होता है, और सबसे कम परसेंटेज ऑफ एस और सबसे कम परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर होता है sp3 में मात्र 25% होता है। तो बच्चों अगर यहां से आप लोगों को पूछा जाता है क्वेश्चन में, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने रखता हूं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा यहां पे किसका होगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, उसके बाद आपके सामने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और इसके बाद यहां पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। आपको पता है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, और यहां पे दोनों कार्बन sp3 है तो यहां पे हुआ 25% s प्लस 25% s, यहां पे दोनों कार्बन sp2 है तो 33% और 33%, और यहां पे दोनों sp है तो 50% प्लस 50%, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गर होता है, उसके बाद होता है डबल बॉन्ड, और सबसे वीकर होता है यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। इस बात को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद डबल बॉन्ड, सबसे वीकेस्ट होगा सिंगल बॉन्ड। तो जैसे जैसे बॉन्ड का मल्टीप्लिसिटी बढ़ता है, नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ता है कार्बन कार्बन के बीच में, बॉन्ड लेंथ घटता है, लेकिन बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी बढ़ता है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी यहाँ पे जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हो जाते हैं। इसको आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड लेंथ के हो जाते हैं कार्बन के केस में, इसको ध्यान रखिएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड लेंथ के हो जाते हैं। इसको समझने का कोशिश करिएगा बच्चों। आप जैसे कि जानते हो, अगर हम लोग बातें करें बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी की, तो HF बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है कंपेयर टू HCl ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है HBr, और सबसे वीकेस्ट कौन होता है HI, क्योंकि यहां बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। और अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो इसका इलेक्ट्रॉन, इसका न्यूक्लियस दूर है, और यहां पे बॉन्ड लेंथ कम है तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन नजदीक है। और जब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन नजदीक होता है तो अट्रैक्शन ज्यादा होता है, तो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड एनर्जी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड लेंथ का, इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड एनर्जी कम है, और यहां बॉन्ड लेंथ कम है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होता है, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से बच्चों अगर आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी अगर आपसे पूछा जाता है, मैं बताऊं आप लोगों को कि कहीं पे कार्बन कार्बन है और सिलिकॉन है, तो कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है कंपेयर टू सिलिकॉन, क्योंकि कार्बन का साइज छोटा होता है कंपेयर टू सिलिकॉन। और नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप लोगों को बातें करें बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी का, एक दिया हुआ है नाइट्रोजन, एक दिया हुआ है फॉस्फोरस। आप कहोगे सर जी नाइट्रोजन का साइज छोटा होता है, आप यही कहोगे ना कि नाइट्रोजन का साइज छोटा होता है, जिसके कारण कि NN का बीच का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, गलत। अब यहां पे क्या होता है बच्चों, बॉन्ड लेंथ तो कम है, सही में डिस्टेंस कम है, लेकिन इस लोन पेयर के बीच में रिपल्सन ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस कम है, रिपल्सन ज्यादा होता है, और यहाँ पे इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है तो रिपल्सन कम होता है। और जब रिपल्सन यहाँ पे कम होता है ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसके केस में आपको कहना होगा P2 ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है कंपेयर टू N2, जबकि इसका बॉन्ड लेंथ कम है, लेकिन लोन पेयर होने के कारण रिपल्सन यहां पे ज्यादा होता है, और यहां बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो रिपल्सन कम होता है। रिपल्सन के कारण कोई भी बॉन्ड वीक होता है, और अट्रैक्शन के कारण कोई भी बॉन्ड स्ट्रांग होता है। तो ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से अगर बातें करें बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी की, अगर एक दिया हुआ है O2, एक दिया हुआ है इसके केस में H2, अब पूछता है कि O2 और H2 में कौन सा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, आप कहोगे H2, क्योंकि H2 में सल्फर है, सल्फर का साइज बड़ा होता है, तो सल्फर का साइज बड़ा होता है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। अब बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो ये लोन पेयर दूर है, ये लोन पेयर दूर है, रिपल्सन कम होता है, और ये लोन पेयर नजदीक है क्योंकि बॉन्ड लेंथ कम होता है। और लोन पेयर नजदीक है और 4 लोन पेयर नजदीक है तो रिपल्सन यहाँ पे ज्यादा होता है, और रिपल्सन अगर ज्यादा होता है तो ये बॉन्ड यहाँ पे वीक हो जाता है,
O2 का ही, और H2 में कहते हैं कि रिपल्सन नहीं होता है क्योंकि डिस्टेंस सफिशिएंट होता है, जिसके कारण वो बॉन्ड वहां पे स्ट्रांग होता है कंपेयर टू O2। इसी प्रकार से अगर आप लोगों को बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन देता है कि एक दिया हुआ है F2 और एक दिया हुआ है Cl2, आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि Cl2 और F2 में किसका बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। आप सोचोगे यही ना बच्चों, आप सोचोगे यही कि बॉन्ड लेंथ तो कम है। सर आपने बोला है कि बॉन्ड लेंथ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बच्चों बॉन्ड लेंथ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो कॉन्सेप्ट हमने बताया वो तब बताया जब वहां लोन पेयर नहीं होता है, जब वहां पे रिपल्सन नहीं होता है। लेकिन यहां बॉन्ड लेंथ कम है, 6 लोन पेयर है, तो लोन पेयर के बीच में रिपल्सन होता है। और यहां पे जो है ना बॉन्ड लेंथ सफिशिएंट है, इसका साइज बड़ा होता है क्लोरीन का, तो बॉन्ड लेंथ इतना सफिशिएंट है कि ये 6 लोन पेयर आपस में उतना रिपल्सन नहीं कर पाता है जितना कि ये फ्लोरीन के बीच में जो लोन पेयर है वहां रिपल्सन होता है। यहां पे भी कहेंगे Cl2 का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है कंपेयर टू F2। आपको जान करके आश्चर्य होगा, आप लोग पढ़े होंगे कि बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी यहां पे F2 का जो होता है Cl2 से तो बात छोड़िए, Cl2 से तो वीक होता ही है, इसके अलावा ये Br2 से भी वीक होता है। जी हाँ, F2 का बॉन्ड Br2 से भी वीक होता है और इसका कारण होता है वेरी स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। लिख लीजिएगा इसका रीजन। इसका रीजन होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड एनर्जी ऑफ F2 इज लोअर देन Br2 और Cl2 ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, और सबसे वीकेस्ट होता है I2। यहां पे तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने के कारण सबसे वीकेस्ट होता है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से बच्चों अगर आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी की बातें करें तो अक्सर बच्चे यही जानते हैं और गलती भी करते हैं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड एनर्जी एक ही कॉन्सेप्ट रट के रखते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड लेंथ, कि जिसका बॉन्ड लेंथ कम होगा उसका बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। लेकिन ऐसा हमेशा सही नहीं होता है। अगर जहां कहीं लोन पेयर है तो सावधान हो जाइए और रुक जाइए। यहां पे देखिए, आपको देखने में तो यही लगेगा कि सर जी जैसे जैसे हम एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं बॉन्ड लेंथ घटता है, और अगर यहां पे बॉन्ड लेंथ घटता है तो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होते जाएगा। यानी कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होना चाहिए था F2 का और सबसे वीकेस्ट बॉन्ड होना चाहिए था C2 का, क्योंकि C2 के केस में यहां पे हम लोग कहते हैं कि बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है। लेकिन बच्चों लेफ्ट टू राइट हम लोग जब मूव कर रहे हैं ना तो साइज जरूर घट रहा है, साइज घट रहा है, बॉन्ड लेंथ घट रहा है। तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था, लेकिन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग यहां पे होता नहीं है, क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ते जा रहा है और बॉन्ड लेंथ घटते जा रहा है और नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ते जा रहा है। तो लोन पेयर के बीच में रिपल्सन बढ़ते जाता है। तो यहां पे जानते हो क्या होता है, यहां पे होता है वेरी स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। जी हां, यहां होता है वेरी स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, और इस रिपल्सन के कारण ये बॉन्ड बहुत ही वीक हो जाता है। और यहां पे रिपल्सन देख रहे हो, कार्बन के केस में है ही नहीं, तो जैसे से आगे बढ़ रहे हैं नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ रहा है और लोन पेयर के बीच में रिपल्सन बढ़ने से बॉन्ड वीक होता है। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड C2 होता है, फिर N2 होता है, फिर O2 होता है, सबसे वीकेस्ट यहाँ पे F2 होता है। इस तरीके से यहाँ पे हम लोग देखने का कोशिश करेंगे कि बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड लेंथ तो होता ही है। और एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जैसे जैसे नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ता है तो वहां पे रिपल्सन के कारण इसका बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ घटता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों? ओके, समझ गए बातों को? तीसरा एप्लीकेशन जो हम लोग देखने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये तो ऐसा है एग्जाम्पल कि बच्चा इस भारत का जानता है, सब कोई जानता है। आप लोग कहोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज ऑफ एस करैक्टर के। किसके होते हैं बच्चों? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल परसेंटेज ऑफ एस करैक्टर के। आपने देखा है कि परसेंटेज ऑफ एस सबसे ज्यादा होता है sp में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है sp कार्बन का, क्योंकि यहां पे होता है 50% s। उसके बाद होता है sp2 कार्बन का, क्योंकि यहां पे होता है 33.33% s।
और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा ऑर्बिटल होता है? sp3 कार्बन का, क्योंकि यहां पे मात्र 25% होता है s। तो ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर होता है sp कार्बन, sp2 कार्बन और sp3 कार्बन होता है। आसान है कि नहीं है? अरे किस्मत बदलने के लिए जो है ना, हौसला सिर्फ चाहिए। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन को बनाने के लिए हिम्मत चाहिए, जिगर चाहिए और लड़ने का क्षमता चाहिए। आप रात में बैठ करके भर रात मोबाइल पे सिर्फ रील देखोगे ना, उससे काम नहीं होगा। मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूं, आप तो अच्छे बच्चे हो, इसलिए यहां तक वीडियो आप मेरा देख रहे हो, ठीक है ना। यहां तक आप वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब आप बहुत ज्यादा लाइफ के प्रति सीरियस और पढ़ने वाले बच्चे हो। आप लाइफ में बहुत आगे जाओगे, जरूर अच्छा करोगे। वो सारे स्टूडेंट से कंपेयर में जो कि भर रात जो है ना रील में पास करते हैं और सुबह में क्लासरूम में आकर के ऊँघते हैं और बेंच पे सर रख करके टाइम पास करते हैं, सोते हैं, वो सब जो है ना क्राइम कर रहे हैं, क्रिमिनल है वैसे बच्चे जो अपना टाइम बर्बाद करते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम पे वीडियो देख देख करके और रात सुबह में आकर के क्लासरूम में ऊँघते हैं, डाउट नहीं पूछते हैं और क्लास में ज़्यादा सीरियस नहीं होते। मैं कहता हूँ गार्जियन को जो है ना ठगते हैं और उनको जो है कौन सी सजा मिलनी चाहिए वो पता नहीं, ईश्वर ही देखेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा अन्याय करते हैं हजारों बच्चे। मैं देखता हूँ तो कभी कभी दया आता है ऐसे ऐसे प्राणी पे। लेकिन आप बहुत अच्छे बच्चे हैं क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना, टाइम बर्बाद नहीं कर रहे हैं। आपको जरूर अच्छा जो है लाइफ मिलेगा, आप इसी प्रकार से पढ़िए। तो बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, इसके आधार पे हम लोग यहाँ पे कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा हो जाएगा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके केस में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का, क्योंकि यहाँ पे दोनों कार्बन sp है, यहाँ पे दोनों कार्बन sp2 है, यहाँ पे दोनों कार्बन sp3 है। और आपने देखा है कि सबसे ज्यादा जो होता है परसेंटेज ऑफ s वो होता है sp में, उसके बाद sp2 में, सबसे कम होता है परसेंटेज ऑफ s sp3 में। इसके आधार पे आप लोगों ने यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे निकाला जाता है ये आपने सीख लिया। परसेंटेज ऑफ s के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर होगा sp, sp2 और sp3। ओके, इज इट क्लियर? ओके, अब यहां से आते हैं एक और वो है हम लोगों का बॉन्ड एंगल। और ये तो आप लोग खूब अच्छे तरीके से जानते हो कि बॉन्ड एंगल हम लोग किस तरीके से निकालते हैं। बच्चों, आप लोगों को मालूम है सभी लोगों को कि बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का, क्योंकि यहां sp होता है 180 डिग्री आपको एंगल होना होता है, क्योंकि ये कैसा होता है, लीनियर स्ट्रक्चर होता है। तो यहां पे लीनियर स्ट्रक्चर होता है और 180 डिग्री इसका होता है बॉन्ड एंगल। और उसके बाद होता है sp2 कार्बन यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का होता है, यहां होता है 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है sp2 कार्बन के अबाउट। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो होता है ट्राइगोनल प्लेनर होता है। और सबसे कम यहां पे आप लोग जानते हो sp3 वाले का होता है 109 डिग्री 28 मिनट, और इसी को लिखते हैं 109.5 डिग्री। ये होता है इसके केस में टेट्राहेड्रल होता है। ध्यान से देखिएगा, टेट्राहेड्रल होता है। तो इसके केस में हम लोग कहेंगे कि बॉन्ड एंगल यहां पे हो जाता है सबसे ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड का, उसके बाद डबल बॉन्ड का, सबसे कम होता है सिंगल बॉन्ड का, यानी sp का, sp2 का और sp3 का। यहां तक बातें क्लियर है। उसके बाद मैं कुछ एग्जांपल और आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको एक पूछा जाता है मीथेन, अमोनिया और वाटर, पूछा हुआ नीट में क्वेश्चन, ये आपको दिया हुआ है बॉन्ड एंगल, और बॉन्ड एंगल पूछा जा रहा है, एक दिया हुआ है मीथेन, एक दिया हुआ है अमोनिया और एक दिया हुआ है इसके केस में वाटर। बच्चों जानते हो, सबसे पहले मैं आपको बॉन्ड एंगल लिखता हूं। यहां होता है 109.5 डिग्री, अमोनिया में होता है 107 डिग्री और यहां होता है 104.5 डिग्री, यानी कि इसको हम लोग लिखते हैं अप्रोक्सीमेटली करके 105 डिग्री। यानी कि सबसे ज्यादा यहां पे हम लोग कहते हैं कि बॉन्ड लेंथ होता है मीथेन का, फिर होता है अमोनिया का और सबसे कम होता है वाटर का। जानते हो यहां पे होता क्या है? होता यह है कि अगर आप देखो तो इस मीथेन का जो हाइब्रिडेशन होता है वो हाइब्रिडेशन होता है इसके केस में
sp3, क्योंकि यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3 होता है। अगर हम लोग बातें करें अमोनिया की, तो अमोनिया में भी होता है एक लोन पेयर यहाँ पे, तो इसका भी हाइब्रिडेशन अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो वो भी होता है sp3, क्योंकि 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा एक लोन पेयर, यहाँ पे भी sp3 हाइब्रिडेशन होता है। और वाटर की बातें करें बच्चों, तो वाटर में भी होता है 2 लोन पेयर। जी हाँ, 2 लोन पेयर होता है इस तरीके से, तो 2 सिग्मा 2 लोन पेयर। पार्ट 2 में आप लोगों को मैंने बताया था वाटर का हाइब्रिडेशन, तो आप कहोगे कि वाटर का हाइब्रिडेशन हो जाता है यहाँ पे sp3। और नंबर ऑफ लोन पेयर देखो तो बच्चों, अगर यहाँ पे देखें नंबर ऑफ लोन पेयर, तो मीथेन में होता है 0, अमोनिया में होता है 1 और वाटर में होता है 2। तो जी हाँ, तो ध्यान रखना है, अगर हाइब्रिडेशन सेंट्रल एटम का सेम हो जाए, सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन सेम हो जाए, लेकिन वहां पे नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ते चला जाए, तो जानते हो रिपल्सन का जो ऑर्डर होता है ना, सबसे ज्यादा रिपल्सन कौन सा होता है? सबसे ज्यादा रिपल्सन होता है लोन पेयर के बीच में। जी हाँ, लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहां पे जो होता है वो होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम रिपल्सन जो होता है वो होता है बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर के बाद जो बाद में हमने लिखा है कि सबसे कम रिपल्सन जो होता है वो होता है बॉन्ड पेयर। तो जानते हो बच्चों, यहां पे बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन कम है, तो रिपल्सन कम है तो ये इधर झुकता कम है। और यहां पे क्या होता है कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन ज्यादा होता है, तो जैसे ही ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपल्सन देता है तो ये बॉन्ड पेयर नजदीक आ जाता है, सट जाता है, और जैसे सट जाता है तो बॉन्ड लेंथ इसका घट जाता है। यहां पे 2 लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर इस लोन पेयर को ज्यादा रिपल्सन देगा, तो ये लोन पेयर रिपल्सन देता है इस बॉन्ड पेयर को, ठीक है, और ये लोन पेयर रिपल्सन देगा इस बॉन्ड पेयर को। और जैसे बॉन्ड पेयर को रिपल्सन देता है ये बॉन्ड क्लोज आ जाता है, और क्लोज आ जाता है तो यहाँ पे इसका एंगल घट जाता है। बात समझे कि नहीं? तो जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ेगा वैसे वैसे रिपल्सन बढ़ेगा, अब बॉन्ड पेयर नजदीक आ जाता है, बॉन्ड लेंथ घट जाता है। तो बच्चों, अगर हाइब्रिडेशन सेम होता है और सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर बढ़ते जाता है, तो वहां पे नंबर ऑफ लोन पेयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बॉन्ड एंगल। जितना ज्यादा नंबर ऑफ लोन पेयर होगा सेंट्रल एटम के ऊपर, उसका बॉन्ड एंगल उतना ही कम हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो नंबर ऑफ लोन पेयर वहां पे बढ़ता है, जिसके कारण रिपल्सन बढ़ जाता है, रिपल्सन बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ यहाँ पे घट जाता है। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ मीथेन का, उसके बाद अमोनिया का, सबसे कम होता है वाटर का। इज इट क्लियर? एक और बता देता हूं क्वेश्चन इसी बातों पे, जैसे कि आप लोगों को बताऊं मैं बॉन्ड एंगल, वही वाला कॉन्सेप्ट। सबसे पहले एक आपको दे देता हूं NH4+, उसके बाद एक दे देता हूं H3O+, एक देता हूं वाटर। आपको पहले बच्चों पता होना चाहिए, ये जो NH4+ होता है ना, इस NH4+ का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, एक बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इसी तरीके से जो H3O+ का बनता है स्ट्रक्चर, वो H3O+ का स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा। हाँ, और वाटर का तो आप लोग सभी जानते हो, सभी कोई पढ़े लिखे हो, वाटर ये होता है। यानी कि अगर हम लोग हाइब्रिडेशन की बातें करें तो अरे NH4+ का जो हाइब्रिडेशन होता है वो मीथेन के जैसा ही होता है ना, यानी कि 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, इसका हाइब्रिडेशन sp3। इसमें देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, एक लोन पेयर, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड ही होता है। तो यहां पे हम लोग इसके केस में कहेंगे sp3 हाइब्रिडेशन, और यहां पे भी 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर, इसका भी हाइब्रिडेशन sp3। लेकिन अगर हम लोग बातें करें नंबर ऑफ लोन पेयर, तो नंबर ऑफ लोन पेयर यहां पे 0। NH4+ में लोन पेयर नहीं होता है, क्योंकि ये लोन पेयर चला गया H+ के पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो वो लोन पेयर खत्म। यहां पे भी एक लोन पेयर बचा, एक लोन पेयर चला गया है कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन में, और यहां पे नंबर ऑफ लोन पेयर कितना है? 2। तो आपको पता है, मैंने अभी तुरंत आपको कॉन्सेप्ट दिया है कि जब सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन सेम है, सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन सब में कॉमन है, सेम है, लेकिन वहां पे नंबर ऑफ लोन पेयर अलग अलग है। आप कहोगे नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम का
इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कि जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ेगा रिपल्सन बढ़ेगा, और रिपल्सन बढ़ने के कारण बॉन्ड लेंथ घटेगा। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होता है NH4+ का, फिर H3O+ का, फिर हो जाएगा H2O का। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बॉन्ड लेंथ इसका बॉन्ड एंगल इसका निकाल सकते हैं। बच्चों अभी के क्लास में मैंने आप लोगों को जो बताया बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बॉन्ड एंगल, ये बताने का मैंने आप लोगों को कुछ कोशिश किया है। यहां तक उम्मीद करता हूं आपके लिए यूजफुल होगा, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। मेरे अकॉर्डिंग ये सब क्वेश्चन जो होता है नीट एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है, जेईई मेन के लिए बहुत उपयोगी है। अगले क्लास में इस पे मैं आपको कुछ और शानदार जबरदस्त क्वेश्चन लेकर के आने वाला हूं। क्लास में आपके लिए लेकर के आऊंगा प्लेनर, नॉन प्लेनर, ये सब क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। खूब अच्छे तरीके से आप पढ़ाई करें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें और अच्छे बच्चे की तरह अपने लाइफ को एंजॉय करें, लेकिन सीरियस होकर के अपने लाइफ के प्रति कभी सोचा भी कीजिए। अगर आप अभी टाइम को बर्बाद कर दीजिएगा बच्चों, तो फिर आपका आगे फ्यूचर बहुत ही डार्क हो जाएगा। इसलिए अभी जो समय है वो उपयोग करने का है और आने वाले जिंदगी को संवारने का अभी से समय है। तो लगे रहिए, माता पिता का कहना जरूर मानिए, अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए और टीचर जो आपको पढ़ाते हैं उसको सीरियसली सीखने का कोशिश करें। आपका लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।